Jai Jinendra all of you and welcome to the 52nd class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. We were doing chapter number 5. हम लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके थे. इस क्लास में हम लोग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाले टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. कमिंग टू पेज नंबर 5.6 ऑफ द स्टडी मटेरियल, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. ये आरटीवी नवंबर 18 के अंदर इंस्टीट्यूट ने ये पूरा पैराग्राफ दिया था और उसके अंदर आपको ये 4 एग्जांपल्स दे रहे थे जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं. तो ये 4 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. आप लोग अगर इन एग्जांपल्स को रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर में लिखने के लिए आएंगे ये तो आप लोग एक या दो एग्जांपल से ज़्यादा लिख नहीं पाओगे. तो आपको ये दिमाग में याद के रखने हैं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हम लोगों ने पढ़े हैं और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के हम लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. ठीक है. अब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ? असेट्स की चोरी हो जाना या फिर मिसअप्रोप्रिएट हो जाना. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज असेट्स एंड इज ऑफन परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट्स. ये यूजुअली जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था वो ज़्यादातर कौन करता है? वो मैनेजमेंट वाले पर्सनल करते हैं. और जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है वो ज़्यादातर कौन करता है? एम्प्लॉयज़ लेवल वाले पर्सन करते हैं. और ये लोग उसको असेट्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में लेके जाते हैं अपने घरों पर, ताकि एंटिटी को या फिर मैनेजमेंट को मालूम नहीं पड़ पाए कि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है या फिर असेट्स की क्वांटिटी कम हो रही है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैनेजमेंट हु आर यूजुअली मोर एबल टू डिस्गाइजर conceal misappropriations in ways that are difficult to detect. Misappropriation of assets can be accomplished in a variety of ways. अब किस तरीके से misappropriation of assets हो सकता है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है. पहला पॉइंट, embezzling the receipts. For example, misappropriating collection on accounts receivables or diverting receipts in respect of return of accounts to personal bank accounts. जो रिटर्न ऑफ अकाउंट से हमारे को पैसा मिल रहा था उसको हम लोग उस अकाउंट को उस पैसे को हमने हमारे पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया एम्प्लॉयज़ ने. ठीक है. तो ये रिसीट्स का एम्बेजलमेंट हो गया. ठीक है. सेकंड पॉइंट, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फॉर फिजिकल एसेट्स मतलब क्या हुआ? छोटी छोटी अगर उस एंटिटी के अंदर फॉर एग्जांपल बोल्ट्स का बिजनेस है उस एंटिटी का, तो रोज़ एम्प्लॉयज़ 5-5, 6-6 बोल्ट्स अपने घर पे ले गए, तो ये स्टीलिंग ऑफ द फिजिकल एसेट्स हो गया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करना मतलब क्या हो गया? हम लोग कल्यूड कर रहे हैं, मतलब किसी कॉम्पिटिटर के साथ मिल रहे हैं बाय डिस्क्लोजिंग टेक्नोलॉजिकल डेटा इन रिटर्न फॉर पेमेंट. ये हो गया स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स. पहला पॉइंट हमने पढ़ा एम्बेजलिंग द रिसीट्स. अगला पॉइंट है कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट रिसीव्ड. मतलब गुड्स हमने एंटिटी ने परचेज नहीं करे फिर भी एंटिटी ने उस गुड्स के लिए पे कर दिया. ये भी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो गया. फॉर एग्जांपल पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स, kickbacks paid by vendors to the entities purchasing agents in return for inflating the prices, payments to fictitious employees. ठीक है. ये हो गया causing an entity to pay for goods and services not received for. Last point, using an entity's assets for personal use. For example, using the entity's assets as collateral for a personal loan or a loan to a related party. ये भी misappropriation of assets हो गया एंटिटी की. तो ये 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े कि misappropriation of assets कैसे कैसे accomplish किया जा सकता है. अब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में हमने 2 चीज़ें देखी थी. एक तो एसेट्स का मिसअप्रोप्रिएशन हो जाना और एक कैश का एम्बेजलमेंट हो जाना. ये एग्जांपल है, आप इसको रीड करके छोड़ देना, कुछ काम का नहीं है इतना. Misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal the fact that assets are missing or have pledged without proper authorization. अब 2 तरीके का मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ने एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पर एम्प्लॉय सप्लाई जो रूम था जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री रखी रहती है वहाँ से कुछ सामान लेकर बाहर जा रहा है. ठीक है. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. Fraud in the form of misappropriation of goods is still more difficult to detect. For this, management has to rely on various measures. ये मुश्किल होता है डिटेक्ट करना. Apart from the various requirements of record keeping about the physical quantities and their periodic checks, there must be rules and procedures for allowing persons inside the area where goods are kept. मैनेजमेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को रोकने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ का वेरिफिकेशन बार बार करता रहता है और उनका पीरियडिक चेक्स भी करता रहता है. लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट को रूल्स और प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ताकि जहाँ पर इन्वेंट्री रखी गई है वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्सन ही जा पाए उस प्लेस के अंदर. In addition, there should be external security arrangements to see that no goods are taken out without proper अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल विशाल मार्ट्स या फिर मेगा मार्ट्स के अंदर अगर हम लोग बिना किसी अथॉरिटी के गुड्स को बाहर लेके जाते हैं, बिना बिलिंग के बाहर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर अलार्म बीप कर जाता है.
वैसे अरेंजमेंट्स भी एंटिटी रख सकती है। गुड्स कैन बी एनीथिंग इन द प्रीमाइसेस, इट मे बी मशीनरी, इट मे बी इवन द डेली नेसेसिटीज़ ऑफ द ऑफिस लाइक स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ रोज़ 5 पेपर अपने ऑफिस के प्रिंटर से निकाल के ले गया। द गुड्स में बी रिमूव्ड बाय सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ और इवन बाय पर्सनस क्वाइट हायर अप इन द मैनेजमेंट। ज़रूरी नहीं कि एम्प्लॉयज़ ही लेके जाए, मैनेजमेंट के जो अपर लेवल वाले जने रहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर लेके जा सकते हैं। Auditors can detect by undertaking a thorough and strenuous checking of records followed by physical verification process. Auditor इनको रिकॉर्ड्स को चेकिंग करके या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस करके इनको डिटेक्ट कर सकता है इन चीज़ों को। ऑल्सो बाय रिसोर्टिंग टू इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस, ऑडिटर्स में बी एबल टू फॉर्म एन आइडिया whether such fraud exists or not. Therefore, it is clear from the above that fraud deals with intentional misrepresentation, but error on the other hand refers to unintentional mistakes in financial information. फ्रॉड तो इंटेंशनल होता है, एरर्स अनइंटेंशनल होते हैं। ये तो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। Intentional errors are most difficult to detect, and auditors generally devote greater attention to this type because out of long and sometimes unfortunate experience, auditors have developed a point of view that if they direct their procedures of discovering the most difficult intentional errors, they are reasonably certain to locate the more simple and far more common unintentional errors on the way. ऑडिटर्स ने अपने एक्सपीरियंस से ये जान चुके हैं ऑडिटर्स कि अगर वो लोग प्रोसीजर्स लगाएंगे किसी डिफ़िकल्ट इंटेंशनल एरर्स को ढूंढने के लिए, तो उन डिफ़िकल्ट इंटेंशनल एरर्स को ढूंढते हुए, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हैं, तो वो सिंपल वाली जो नॉर्मल सी अनइंटेंशनल एरर्स होंगी वो भी ऑडिटर आराम से असरटेन कर पाएगा, लोकेट कर पाएगा। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है। अब ये हो गया अपना मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब अगला आ रहा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर दूसरा पार्ट, डिफॉल्केशन ऑफ कैश। डिफॉल्केशन ऑफ कैश हैज़ बीन फाउंड टू परपेट्रेट जनरली इन द फॉलोइंग वेज। 3 तरीके से डिफॉल्केशन ऑफ कैश हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। फर्स्ट, इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स। सेकंड, सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स। थर्ड, कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक। पहला, कैश पेमेंट्स को इन्फ्लेट करके हम लोग कैसे एम्बेजलमेंट ऑफ कैश या फिर डिफॉल्केशन ऑफ कैश कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके अटैम्प्ट में, पूछे जा सकते हैं कि हाउ वी कैन इन्फ्लेट द कैश पेमेंट्स, या फिर एंटिटी के अंदर कैश पेमेंट्स इन्फ्लेट करके डिफॉल्केशन ऑफ कैश कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर्स। हमने कुछ सामान खरीदा नहीं, फिर भी हम लोग उसका वाउचर बना के लिया है एंटिटी के यूज़ के लिए, और उसका हमने पेमेंट करवा दिया और पेमेंट अपनी जेब में रख लिया, तो ये कैश पेमेंट हो गया और कैश पेमेंट एक्सेसिव बढ़ गया यहाँ पे। मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट वाउचर्स द अमाउंट्स वेयर ऑफ हैव बीन इन्फ्लेटेड। असलियत में वाउचर था 500 का, हमने पेन से उसको 5000 कर दिया, 4500 हमने अपनी जेब में डाल दिया। मैनिपुलेटिंग टोटल्स ऑफ वेज रोल्स ईदर बाय इंक्लूडिंग देयर नेम्स ऑफ डमी वर्कर्स और बाय इन्फ्लेटिंग दैम इन एनी अदर वे। हमने डमी वर्कर्स हमारी वेज रोल के अंदर डाल दिए। कास्टिंग अ लार्जर टोटल ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टिंग द एक्सेस इन द टोटल ऑफ डिटेल्ड कॉलम्स सो दैट क्रॉस टोटल्स शो एग्रीमेंट। डिटेल्स वाले एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने किसी एक अमाउंट को बढ़ा दिया जहाँ पर जनरली जो ज़्यादा खर्चा होता है अगर वो कम हुआ होगा तो, और उससे हम लोगों ने हमारा पेटी कैश एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ऐसे भी हमारा कैश पेमेंट इन्फ्लेट हो सकता है। एक तो हम डिफॉल्केशन ऑफ कैश का तरीका हो गया, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बाय सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स। जो पैसा हमारे पास आ रहा था उसको हम लोग अब छुपा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, टेक्निक आ रही है, मतलब ये भी आपके इंपॉर्टेंट अलग है, अलग से इंपॉर्टेंट पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड। अपना जो डेटा था उससे हम लोगों ने अमाउंट रिसीव करा, वो हम लोगों ने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, चोरी कर लिया। ऑल्सो टू प्रिवेंट इट्स डिटेक्शन द मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डेटर, मतलब अनदर कस्टमर सब्सिक्वेंटली, बाद में अगर किसी और कस्टमर से वो पैसा आया, बीइंग क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हु हैज ऑलरेडी पेड अर्लियर, ताकि बैड डेट नहीं हो पाए वो वाला। मतलब ए पर्सन से हम लोगों ने पैसा लिया 500 रुपया, उसको जेब में डाल लिया, उससे अभी तक ड्यू चल रहा है। बी पर्सन से भी 500 रुपीज़ आया, तो हमने बी पर्सन के नाम से तो क्रेडिट नहीं करा उस मनी को, हमने ए के नाम से क्रेडिट कर दिया, ए का अकाउंट सेटल हो गया, बी का आउटस्टैंडिंग रह गया। ऐसे करके हम लोग ये टीमिंग एंड लीडिंग करते रहेंगे, इस प्रोसेस को टीमिंग एंड लीडिंग कहा जाता है। सिमिलरली मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर हु हैज पेड देयर आफ्टर being credited to the account of the second customer, and such a practice is continued so that no one account is outstanding for payment for any length of time। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथ ऑफ टाइम के लिए कोई आउटस्टैंडिंग अकाउंट आ रहा होता है तो वो ऑडिटर की नज़र में आ सकता है, विच में लीड द मैनेजमेंट टू ईदर सेंड आउट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू हिम और कम्युनिकेट विद हिम। ठीक है, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स का नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, adjusting unauthorized or fictitious rebates, allowances, discounts to customers' accounts and misappropriating amount paid by them। हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया था, उससे हम लोगों ने कुछ अलाउंसेस लिए थे या दिए थे, उससे हम लोगों ने
फेरबदल करके मिस अप्रोप्रिएशन कर लिया कैश का। राइटिंग ऑफ एज डेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंसेज अगेंस्ट विच कैश हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बट हैज़ बीन मिस अप्रोप्रिएटेड। हम लोगों का एक डेटर था, उससे हमारे को पैसा तो रिसीव कर लिया था और हमने उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, 3 साल बाद हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस डेटर की क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट पड़ा कंपनी की तरफ से, लेकिन हमारे को क्या है, हमने तो हमारे कैश रिसीव्स को सप्रेस कर लिया। फोर्थ पॉइंट, नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुली। कैश सेल को हम लोगों ने फुली नहीं दिखाया तो उससे हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट चले गया। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीट्स, एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप, क्वार्टर्स अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज से हमारे को इनकम मिल रही है, रेंट मिल रहा है, वो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा। राइटिंग डाउन असेट वैल्यू इन एंटायरिटी, सेलिंग दैम सब्सिक्वेंटली एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स। हमने असेट को राइट ऑफ कर दिया पूरा का पूरा, उसको फिर सेल कर दिया और जो उससे प्रोसीड्स आया उसको हम लोग मिस अप्रोप्रिएट कर गए। थर्ड पॉइंट होता है डिफॉल्केशन ऑफ कैश का, बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम लोग रॉन्ग टोटल्स कास्ट करके टोटल कर कर वो डिफॉल्केशन ऑफ कैश कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। हम लोगों ने फ्रॉड की तो पूरी डिटेलिंग पढ़ ली कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड को किस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है, फ्रॉड के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं ऑडिटर की रिगार्डिंग टू फ्रॉड। तो टॉपिक यही है, ये यहाँ से अपना मेन एसे शुरू होता है, एसे 240। एज पर एसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद बोथ TCWG एंड द मैनेजमेंट। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिगार्डिंग व्हाट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये किसके हाथ में रहती है? TCWG की, मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के हाथ में, और मैनेजमेंट के हाथ में। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं रहती कि वो फ्रॉड को आके रोके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन। ये इंपॉर्टेंट रहता है एंटिटी के अंदर कि मैनेजमेंट TCWG के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दे फ्रॉड प्रिवेंशन पर, डिटेक्शन पर, विच में रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस एंड फ्रॉड डेटरेंस विच कुड परसुएट इंडिविजुअल्स नॉट टू कमिट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्शन एंड पनिशमेंट। दिस इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी। अब यहाँ पर मैनेजमेंट को इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? कल्चर ऑफ ऑनेस्टी को क्रिएट करना चाहिए और एथिकल बिहेवियर एंटिटी के अंदर क्रिएट करना चाहिए, विच कैन बी री इन्फोर्स्ड बाय एन एक्टिव ओवरसाइट बाय TCWG। और अगर उसको TCWG भी एक्टिवली ओवरसाइट करेगा, देखेगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसका री इन्फोर्समेंट होगा, प्रॉपरली वो एस्टेब्लिश होगा। अब ब्रॉडली द जनरल प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन द ऐसे कौन सा 240 मे बी नोटेड एज अंडर। अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये पेज बहुत ढंग से रट लेना है, क्योंकि अगर पेपर में ऐसे 240 से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए या फिर कुछ भी फ्रॉड से चीज़ रिलेटेड आए, तो आप अगर ये लाइंस लिख दोगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसके ऊपर मतलब इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। लाइंस बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। फर्स्ट पैराग्राफ तो बहुत सिंपल सा है, इसको अपन जल्दी से रीड कर लेते हैं। एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस। यहाँ पर ऐसे 200 का जो रीजनेबल एश्योरेंस वाला पार्ट है वही डिस्कस कर रखा है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर एज डिस्क्राइब्ड इन ऐसे 200। ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये तो नॉर्मल सा था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन फ्रॉम एरर। फ्रॉड से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट एरर, क्योंकि एरर का तो अगर मालूम भी पड़ सकता है मैनेजमेंट को, कोई एम्प्लॉय अगर से कोई एरर हो गई है तो एम्प्लॉय खुद आगे होकर भी बता सकता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जान करके फ्रॉड कर रहा है या फिर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है तो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं हो, ऐसा अपने पूरे मतलब सेटलमेंट अपना पूरी एंटिटी के अंदर वो करके रखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइंड टू कंसील इट। एरर के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एरर जिसने करी है उसको खुद को मालूम नहीं रहेगा कि उससे एरर हो गई है, लेकिन फ्रॉड जो कर रहा है वो उसको छुपाने के लिए सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स को डिज़ाइन करेगा टू कंसील इट, छुपाने के लिए, सच एज फॉर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशंस बीइंग मेड टू द ऑडिटर। सच अटेम्प्ट्स एट कंसीलमेंट मे बी इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हेन अकम्प्लिश्ड बाय कल्यूजन। कल्यूजन का क्या मतलब क्या होता है? दो जनों ने मिलकर कुछ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब लाइन का मतलब क्या हो गया? ये जो अटेम्प्ट है डेलिबरेट फेलियर वाले, मतलब ये जो फ्रॉड वाली चीज़ें हैं, एरर वाली नहीं फ्रॉड वाली, इसको
और डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिटेक्ट करना जब इसको हम लोग कल्यूजन के साथ मर्ज कर देंगे, मतलब 4-5 जनों ने मिलकर कुछ फ्रॉड कर लिया तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सब जने मिलकर उस फ्रॉड को छुपाने में लगे रहेंगे। कल्यूजन में कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव व्हेन इट इज़ इन फैक्ट फॉल्स। कल्यूजन से क्या हो सकता है, 4-5 जने जब ऑडिटर को एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, तो ऑडिटर उसको बिलीव करने लग जाएगा, तो ये ऑडिटर को परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देने लग जाएगा, जो कि गलत रहेगा। द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज, ऑडिटर किस तरीके से डिटेक्ट कर पा रहा है या फिर ऑडिटर कितना जल्दी डिटेक्ट कर पा रहा है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला, स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, कि जिसने उस फ्रॉड को किया है और जिसने उस फ्रॉड को छुपाया है उसकी स्किलफुलनेस मतलब उसकी स्किल्स कैसी है इस काम के लिए। द फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, डिग्री ऑफ कल्यूजन इन्वॉल्व, रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड। अगर 10-10 रुपये के फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर उसको इग्नोर भी कर सकता है और ऑडिटर उसको छोड़ भी सकता है, मतलब कि डिटेक्ट नहीं हो पाए ऑडिटर से। लेकिन अगर 1-1 करोड़ के फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर कुछ हायर अमाउंट के फ्रॉड्स हो रहे हैं तो ये ऑडिटर की नज़र में ज़्यादा जल्दी से आ सकते हैं। एंड द सीनियरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, अगर पूरे टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब मैनेजमेंट या फिर TCWG इन्वॉल्व हैं फ्रॉड के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत दिक्कत हो सकती है ऑडिटर को डिटेक्ट करने के अंदर। While the auditor may be able to identify potential opportunities to be for fraud to be perpetrated, it is difficult for the auditor to determine whether misstatements in judgment areas such as accounting estimates are caused by fraud or error. अगर फाइनेंशियल मतलब किसी अमाउंट के अंदर दिक्कत है तब तो ऑडिटर अपने जजमेंट्स मतलब अपने एस्टिमेट्स लगाकर सैम्पलिंग लगाकर उनको फिर भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट के जजमेंट के अंदर दिक्कत आ रही है तो ऑडिटर के लिए ये निकालना मुश्किल हो जाएगा कि फ्रॉड से आ रही है या फिर एरर से आ रही है, क्योंकि ये तो अनइंटेंशनल भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल जजमेंट को, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने का पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के केस में। फर्दर मोर, अब ये लाइन भी आपको याद रखनी है, द रिस्क ऑफ द ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन द एम्प्लॉयज़ फ्रॉड। अगर किसी मैनेजमेंट ने फ्रॉड कराया तो वो उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंटली इन अ पोजिशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ओवरराइड कंट्रोल प्रोसीजर डिजाइन टू प्रिवेंट सिमिलर फ्रॉड बाय अदर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के केस में तो जो प्रोसीजर सेट रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट खुद ही अगर उनको ओवरराइड करना चाहे तो उनको ओवरराइड इजीली कर सकता है। इसीलिए द रिस्क ऑफ द ऑडिटर, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, ये MCQ में भी आपसे पूछी जा सकती है। रिस्क ऑफ द ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ फ्रॉड। Last point, when obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit, considering the potential for management override of controls and recognizing the fact that audit procedures that are effective for detecting error may not be effective in detecting fraud. ऑडिटर को अपनी पूरी ऑडिट करते समय एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, क्योंकि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एरर को डिटेक्ट करना तो फिर भी आसान है, लेकिन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए उसको और ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ सकते हैं। द रिक्वायरमेंट्स इन दिस एसे आर डिजाइन टू असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द RMM ड्यू टू फ्रॉड एंड डिजाइनिंग द प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट सच मिसस्टेटमेंट्स। उसके बाद अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 2 केस स्टडीज़ दे रखी हैं, उसके अंदर इन दोनों केस स्टडीज़ के अंदर पूरा का पूरा जो अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन्हीं का डिस्कशन है, इसको अपन लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली केस स्टडी है, वाइल ऑडिटिंग XYZ लिमिटेड, जब ऑडिटर XYZ लिमिटेड की ऑडिट कर रहा था तो ऑडिटर वॉज टोल्ड बाय मिस्टर महेश, कोई एम्प्लॉय CEO था कंपनी का, ऑफ द कंपनी, दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड्स एंड एरर्स इफ एनी अकरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई फ्रॉड्स और एरर अकर होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो ऑडिटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत हो गया कि क्योंकि फ्रॉड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फ्रॉड और एरर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG इसको ध्यान रखता है। तो यही है यहाँ पे पूरी ऊपर वाले पॉइंट्स रिपीट करने हैं आपको। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर एज पर ऐसे 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट्स फर्दर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारण अनअवॉइडेबल रिस्क रहती है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को ऐसा हो सकता है कि कोई डिटेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। ऑडिटर का मेन काम क्या रहता है कि वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स को मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरा हमेशा रखे और प्रोसीजर्स पूरा लगाए।
जब वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा होगा तो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखनी चाहिए कि टू मेंटेन ए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, वही ऊपर वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। एंड ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद द एसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स ऑडिटर को मिल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे टाइमली बेसिस पर एंड कंसिडर द नीड टू रिपोर्ट टू, अगर उसको TCWG को भी रिपोर्ट करना है तो उनको भी रिपोर्ट करे वो। ही में ऑल्सो ऑब्टेन लीगल एडवाइस, ठीक है। द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट effect of fraud is properly reflected in the financial statements or error is corrected in the case of modified procedures performed by the auditor confirm the existence of the fraud. So in case of fraud the same should be disclosed in the financial statements. If adequate disclosure is not made, there should be a suitable disclosure in his audit report. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ABC लिमिटेड अ फ्रॉड वाज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटी। जिसकी ऑडिटर ने ऑडिट करी थी एंटिटी की, उस एंटिटी के अंदर एक फ्रॉड डिटेक्ट होता है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? एलिज कर रहा है दैट देयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड दैट ऑडिटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉड इन द कंपनी। तो अब अपन को बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो वापस से वही बातें हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है, मैनेजमेंट की और TCWG की जिम्मेदारी रहती है। ऑडिटर तो अपना मतलब अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो सकता है जब वो उसके पास पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, पूरी उसके पास डिटेल्स हो कि हाँ उसने ऑडिट पूरे प्रोसीजर्स के साथ परफॉर्म करी थी। वो इस पॉइंट के अंदर आंसर में पॉइंट्स जाएंगे और ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं से आप लोग पॉइंट्स बहुत सारे कॉमन उठ के आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट आप बस ये रीड कर लीजिए, लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एग्जिस्ट ओनली व्हेन सच फेलियर इज क्लियरली ड्यू टू नॉन एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर एंड स्किल। अगर ऑडिटर ने रीजनेबल केयर और स्किल लगाई है तब तो ऑडिटर की कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है। जब ऑडिटर रीजनेबल स्किल और केयर नहीं लगाएगा तब ऑडिटर की लायबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड आ सकती है। दस, in the instant case after the completion of the statutory audit, if a fraud has been detected, the same by itself cannot mean that the auditor did not perform his duty properly. If the auditor can prove with the help of his papers, for example documentation, audit file, that he has followed adequate procedures necessary for the proper conduct of an audit, he cannot be held responsible for the same. If however the same cannot be proved, he would be held responsible. ठीक है, मतलब ऑडिटर को अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर उसका कंप्लीट है, उसने प्रोफेशनल प्रोसीजर्स जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो लगाए थे वो लगाए हैं, उनको पूरा डॉक्यूमेंट करा है, तो ऑडिटर अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। यहाँ पर अगले टॉपिक्स मतलब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड से अपन लोग अगली क्लास में देखेंगे। Hope you are liking these videos. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.